Okay, class, today we are going to study about chapter number 14, reproduction. The topic of today is about the fertilization. फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस के जिसमें हमारे पास जब मेल गेमीट जो है फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज करता है, सिर्फ फ्यूजन ऑफ द मेल गेमीट विद द फीमेल गेमीट, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जो है ये दो टाइप्स की होती है डिपेंडिंग अपॉन के फर्टिलाइजेशन किस एनवायरनमेंट में हो रही है. एक हमारे पास होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द सेकेंड वन इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो गेमीट्स का फ्यूजन है मेल गेमीट का विद अ फीमेल गेमीट, ये हमारे पास आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म जो है वो टेक प्लेस करता है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अगर गेमीट्स की फ्यूजन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म हो रही है, दैट विल लीड टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. टाइप्स के बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या है, एग्स जो है बेसिकली दो तरह के गेमीट्स होते हैं, एक हमारे पास मेल गेमीट होता है और एक फीमेल गेमीट होता है. जो फीमेल गेमीट होते हैं उसे हम कहते हैं एग सेल. एग सेल जो है वो फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होता है. इस प्रोसेस को ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली हमारे पास टेक प्लेस करता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, जैसे लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, जहां पे पानी प्रेजेंट होगा, चाहे वो थोड़ा सा भी बारिश का पानी भी प्रेजेंट है, तो वहां पे जो है जो ऑर्गेनिजम्स फर्टिलाइजेशन करेंगे, मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज करेंगे, दैट विल बी द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब इस टाइम पे जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, अब क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से बाहर जो है दो सेल्स आपस में फ्यूज करने हैं, तो ये जरूरी है कि उन दो सेल्स को एक ही जगह पे एक ही टाइम पर रिलीज किया जाए, ताकि उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो उनका फ्यूजन है, उसके चांसेस मैक्सिमम हो सके. अब फ्यूजन जो है गेमीट्स की, अब क्योंकि ये चांस पे डिपेंड करती है, क्योंकि पानी हमेशा फ्लो करता रहता है, पानी ज्यादातर खड़ा तो नहीं रहता. अगर वहां पर जो है जो गेमीट्स एट द सेम टाइम रिलीज कर दिए गए हैं, मेल और फीमेल गेमीट्स, फिर भी उनका फ्यूजन चांस पे डिपेंड कर रहा है कि वो जाइगोट बनाते हैं, अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते. सो इस वजह से, चांस की वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ गेमीट्स हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. इसकी एग्जांपल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में होती है, जैसे कि बहुत से इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के अंदर मोस्टली हमारे पास होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. देन वर्टिब्रेट्स जो होते हैं हमारे पास, जिसमें फिश आ जाती है, और एम्फीबियंस, एम्फीबियन जैसे फ्रॉग, ये जो है ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जो वाटर के बगैर फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, इन्हें वाटर रिक्वायर्ड होता है अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम के अंदर एक कार्टून है, नीमो वाले, आप लोगों ने देखे होंगे. इसके अंदर क्या है, उन्होंने दिखाया कि ये दो फिशेज हैं एंड दे ले अ नंबर ऑफ एग्स, बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ गेमीट्स इन्होंने एक ही टाइम पे इस पर्टिकुलर केव में रिलीज किए थे, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. अब इतने सारे जाइगोट्स बनाने का एक पर्पस ये भी होता है, एक तो था गेमीट ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं ताकि मैक्सिमम चांस हो कि जाइगोट की फॉर्मेशन हो सके. अब अगर हमारे पास जाइगोट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं, तो अगर इतने सारे जाइगोट, सारे के सारे जाइगोट जो है नई फिशेस बना देंगे, तो फिर तो दुनिया में सारी हर तरफ जो है फिश ही फिश दिखाई देंगी. तो इसका जो है पर्पस ये होता है कि हमारे पास हर ऑर्गेनिज्म के बहुत ज्यादा प्रीडेटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं. उन शिकारियों को, उन प्रीडेटर से जो है ऑर्गेनिजम्स को बचाने के लिए बेसिकली ये लार्ज अमाउंट ऑफ जाइगोट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. जाइगोट ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, तो अगर प्रीडेटर्स कुछ जाइगोट्स को खा भी लेंगे, तो कुछ हमारे पास बच जाएंगे जो अगली जनरेशन को प्रोड्यूस कर पाएंगे सक्सेसफुली. After the external fertilization we are coming towards the internal fertilization. इंटरनल फर्टिलाइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ऐसी फर्टिलाइजेशन, ऐसी फ्यूजन ऑफ गेमीट्स के जिसमें एग सेल जो है उसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर फर्टिलाइज किया जाता है, यानी मेल गेमीट जो है वो फीमेल गेमीट के साथ विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल फ्यूज करेगा, दैट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर हमारे पास रेप्टाइल्स में, जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स के अंदर, और मैमल्स
जैसे कि हमारे पास लाइंस, कॉज वगैरह, इन सब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है दैट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनके अंदर क्योंकि जो है जो मेल गेमीट है वो डायरेक्टली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाके एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ वाटर की जरूरत नहीं है, वाटर एक्वेटिक एनवायरनमेंट की यहाँ पे नीड नहीं है। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन हमारे पास आसानी से लैंड पर अकर कर सकती है और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं। इसका जो बेसिक पर्पस है हमारे पास कि क्यों इंटरनल फर्टिलाइजेशन एवोल्व हुई, क्यों ये प्रोसेस जो है एवोल्व हुआ, द मेन पर्पस इज दैट कि हमारे पास जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल के मीट की, उससे बनता है जाइगोट, और जाइगोट जब जो है एक मैस ऑफ सेल बना देता है तो वो हमारे पास एम्ब्रियो कहलाता है। अब एम्ब्रियो जो है अगर एक जो है पेरेंट्स की बॉडी के बाहर होगा तो उसको कोई भी शिकारी आके उसे आसानी से खा सकता है। अब क्योंकि पूरी की पूरी डेवलपमेंट एम्ब्रियो की फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है तो अल्टीमेटली एम्ब्रियो को जो है वो ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, उसका सर्वाइवल ज्यादा हो रहा है। अब अगर प्रोटेक्शन ज्यादा है एम्ब्रियो को, कोई कोई शिकारी आकर खा नहीं सकता, इसका मतलब है कि ज्यादा अमाउंट में हमें जो है गेमीट्स प्रोड्यूस करने की या जो है जाइगोट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पर था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कि फिशेस बहुत ज्यादा जाइगोट्स प्रोड्यूस करती हैं, बहुत ज्यादा गेमीट्स प्रोड्यूस करके जाइगोट बनाती हैं, ताकि जो है अगर कुछ सेल्स को प्रेडेटर्स खा भी जाएं तो कुछ तो हो कि जो अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करें। क्योंकि जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में प्रोटेक्शन फीमेल की बॉडी के अंदर ही प्रोवाइड की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ गेमीट्स की प्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक डिफरेंस है बिटवीन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है कि जब मेल और फीमेल गेमीट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स क्या करते हैं कि उन जाइगोट्स के अराउंड एक एग शेल, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग एग की जो है एक लेयर बनाते हैं और फिर उसे ले कर देते हैं, और बाकी जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो बॉडी के फीमेल की बॉडी के बाहर होती है। जैसे यहाँ पे जो है एक डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एक एग है, एग का शेल है जिसके अंदर टर्टाइज डेवलप हो रहा है, और टर्टाइज क्या है, दैट इज आर रेप्टाइल। ठीक है, तो रेप्टाइल्स की जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर ही हो रही है फीमेल की बॉडी में, लेकिन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट बन जाता है तो उसके अराउंड एक जो है प्रोटेक्टिव शेल बना दिया जाता है और अल्टीमेटली उसे फिर ले कर दिया जाता है। और ये शेल क्या करता है कि ये शेल हमारे पास वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, और दूसरा कोई भी जो है एब्रेसिव डैमेज, यानी अगर कोई चीज आके इस एग के साथ लगे वो ज्यादा जो है फोर्सफुली स्ट्राइक ना करे, तो किसी हद तक ये एग शेल जो है अंदर एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है इस एग के अंदर, जैसे ये टर्टाइज डेवलप हो रहा है या चिक डेवलप हो रहा है, तो उसके सर्वाइवल को पॉसिबल करता है, उसको मरने नहीं देता। तो ये एग जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जबकि जैसे यहाँ पर जो है एक हैन का बताया है कि हैन के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो एग ले करती है, और एग जो है वो बॉडी के बाहर ही रहता हुआ आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर चिक बन जाता है, और जब चिक बन जाता है तो वो आसानी से जो है उस एग को हैच करके बाहर आ जाता है और फिर अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देता है। जबकि मैमल्स के अंदर क्या होता है, मैमल्स के अंदर एग की ले का कोई हमारे पास मैकेनिज्म या प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। मैमल्स के अंदर जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो कंप्लीटली थॉरली जो है जब तक जो है फर्टिलाइजेशन से लेके जब तक उस जो है मैमल की कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद बर्थ नहीं हो जाती, एम्ब्रियो जो है वो टोटली मदर की बॉडी के अंदर ही ग्रो करता रहता है। इसका पर्पस क्या है कि एग शेल पीछे हमने देखा कि वो किसी हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर कोई चीज ज्यादा फोर्सफुली लगेगी एग शेल को तो एग शेल टूट जाएगा और अल्टीमेटली एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी। तो मैमल्स क्या करते हैं कि कंप्लीट डेवलपमेंट एक फीमेल की बॉडी के अंदर होती है एम्ब्रियो की, ताकि मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और इस डेवलपमेंट के दौरान में जो मदर होती है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स या जो भी चीजें एम्ब्रियो को ऑक्सीजन चाहिए होती है या कुछ भी चाहिए होता है वो सब कुछ मदर ही सप्लाई करती है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में एक एलिफेंट का एक एम्ब्रियो है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो एम्ब्रियो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, वो उसमें चेंजेस होते हुए एक कंप्लीट एलिफेंट, एक बेबी एलिफेंट बन जाएगा, और जब इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो इस बेबी एलिफेंट की अल्टीमेटली बर्थ होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास दैट इज द रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स। रैबिट्स की रिप्रोडक्शन
यहाँ पे डिस्कस करने का बेसिक पर्पस ये है कि रैबिट को हम एक मॉडल एनिमल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है टू द ह्यूमंस। दैट इज वाई जो है रैबिट को हम यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ताकि हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको हम अंडरस्टैंड कर सके और उसकी फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले रैबिट के क्योंकि एक मैमल है, किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है, इसमें मेल और फीमेल जेंडर जो है वो सेपरेट एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है रैबिट का उसे हम देखें तो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे पहले पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला पोर्शन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो होता है पेयर ऑफ टेस्टिस। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये जो सर्कल है, दिस सर्कल, ये हमारे पास टेस्टिस है। डायग्राम में तो एक दिखाया हुआ है, इसके साथ ही जो है पीछे वाली साइड पे दूसरा भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक पेयर यानी 2 इन नंबर जो है वो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रैबिट के, जिनका काम क्या होता है, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। और स्पर्म्स क्या है, दैट इज द मेल गेमीट ऑफ गेमीट जो है वो फिर फीमेल गेमीट से कंबाइन करके फ्यूजन करके जाइगोट बना सकता है। दूसरा इसका काम क्या है कि ये हमारे पास एसोसिएटेड डक्ट्स भी जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती हैं। एसोसिएटेड डक्ट्स में क्या आती हैं, वो तमाम ट्यूब्स, ये टेस्टिस था, इस टेस्टिस से ये जितनी भी ट्यूब्स निकल रही हैं जो उन स्पर्म्स को मेल रैबिट की बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट करेंगी, वो हमारे पास कहलाती हैं एसोसिएटेड डक्ट्स। एसोसिएटेड डक्ट्स क्या है, दे ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मींस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर जो लेकर जाएंगी डक्ट्स स्पर्म्स को, वो सारी डक्ट्स हमारे पास कहलाती हैं एसोसिएटेड डक्ट्स विद द पेयर ऑफ टेस्टिस। इसके अलावा कुछ हमारे पास ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इन ट्यूब्स के साथ ही। जैसे ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एक ग्लैंड है। ग्लैंड क्या है, ऐसा एग्रीगेशन ऑफ सेल के जो कुछ सेक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा, दैट इज बेसिकली द ग्लैंड। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये कुछ सेक्रीशन स्पर्म्स के अंदर ऐड करते हैं। जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो जाती है तो स्पर्म्स इन ट्यूब्स के जरिए से बॉडी से बाहर जाते हैं, और इसकी ट्रांसपोर्ट के दौरान स्पर्म्स की डेथ ना हो जाए तो उसके लिए ये ग्लैंड्स जो है इन ट्यूब्स में कुछ सेक्रीशंस ऐड करते हैं कि जो उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द स्पर्म्स from any damage. देन हम आते हैं टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पार्ट। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास 3 तरह के पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, पेयर ऑफ टेस्टिस, एसोसिएटेड डक्ट्स एंड द ग्लैंड। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस के सबसे पहले हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास एक बैग में प्रेजेंट होता है ऑफ द स्किन, और उस स्किन के बैग को हम कहते हैं स्क्रोटम। बॉडी के बाहर एक रैबिट की बॉडी के बाहर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर ये जो हैंग कर रहा है, दिस इज मेड अप ऑफ द स्किन, ये ब्लैक कलर की आउटलाइन। दिस आउटलाइन इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम, कि जिसमें टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि टेस्टिस के अगर हम सेंटर से काटें, ये सर्कल की फॉर्म में होते हैं, एक स्फीयर होता है, उस सर्कल को अगर हम सेंटर से कट करें तो हमें इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स नजर आती हैं, मैस ऑफ कॉइल ट्यूब्स। इन मैस ऑफ कॉइल ट्यूब्यूल्स को कहते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर जो है हमारे पास टेस्टिस की प्रोडक्शन हो रही है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कुछ स्पेसिफिक सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। वो स्पेसिफिक सेल्स क्या करते हैं कि वो स्पर्म्स को की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म्स टेस्टिस में बन जाएंगे, उनकी मेचुरेशन हो जाएगी, तो अब उन्होंने इन टेस्टिस से बाहर जाके एक मेल रैबिट की बॉडी से बाहर निकलना है। सो इसके लिए उन्हें रिक्वायर्ड होती हैं एसोसिएटेड डक्ट्स। अब वो एसोसिएटेड डक्ट्स जो है उन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाथवे। पाथ अगर हम देखें कि स्पर्म्स किस तरह से टेस्टिस से निकल के एक ऑर्गेनिज्म की मेल रैबिट की बॉडी से बाहर जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आती है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स की प्रोडक्शन भी हो रही है, फॉर्मेशन भी हो रही है, और वो मेच्योर भी हो रही है। आफ्टर द मेच्योरेशन हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी द कलेक्टिंग डक्ट्स।
जो टेस्टिस के बाहर जितनी भी ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, ये सारी हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स वो डक्ट्स हैं, वो ट्यूब्स हैं कि जो टेस्टिस से स्पर्म्स को रिसीव कर रही हैं, जिसमें स्पर्म्स अकोमुलेट होंगे, इकट्ठे होंगे आफ्टर द फॉर्मेशन। इस कलेक्टिंग डक्ट को हम मजीद आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है एपिडिडमाइस। सबसे पहले टेस्टिस के बाहर सबसे पहले ये जो आपको बहुत ज्यादा छोटी छोटी सी क्वाइल्ड फॉर्म में ट्यूब नजर आ रही है, दिस इज द एपिडिडमाइस। सबसे पहले स्पर्म्स टेस्टिस से निकल के इस एपिडिडमाइस में जाते हैं और एपिडिडमाइस से इस ट्यूब के अंदर मूव करते हैं। ये जो लार्जर ट्यूब है, दिस ट्यूब के जो कि यूरिनरी ब्लेडर के पीछे से पास कर रही है, बिलो द यूरिनरी ब्लेडर, इस ट्यूब को कहते हैं वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट। ठीक है, यहां से जब स्पर्म्स पास करेंगे यूरिनरी ब्लेडर के पीछे से, फिर वो यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर के पॉइंट पर यूनाइट करेंगे, कंबाइन करेंगे विद द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द ट्यूब। यूरेथ्रा वो ट्यूब है कि जिसका काम होता है बॉडी से यूरिन को बाहर ट्रांसपोर्ट करना। यूरिनरी ब्लेडर वो स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन को टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया जाता है। जहां पे यूरिनरी ब्लेडर की ओपनिंग होती है, यानी जहां से यूरेथ्रा स्टार्ट होना होता है, वहां पर स्पर्म डक्ट आके इस यूरेथ्रा के साथ कंबाइन कर जाती है और अल्टीमेटली जो स्पर्म्स हैं और यूरिन, उनका फिर जो है कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है, यानी वो दोनों चीजें जो है आपस में मिलकर एक ही यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर जो है वो फिर मूव करेंगी। सो यूरेथ्रा वास डेफरेंस से आएंगे यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा जो है वो क्या होगा कि स्पर्म डक्ट ज्वाइन करती है यूरेथ्रा को बिलो द यूरिनरी ब्लेडर, और यूरिनरी ब्लेडर आफ्टर ज्वाइनिंग विद द यूरेथ्रा, जो स्पर्म्स हैं वो फिर यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिन की प्रेजेंस के अंदर ही बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं। This was all the path about of the sperms that how they move from the body. अब स्पर्म्स जब बॉडी से बाहर मूव कर रहे होते हैं, यानी टेस्टिस से एपिडिडमाइस, एपिडिडमाइस से वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से यूरेथ्रा, इस सारे रास्ते के अंदर इन ट्यूब से मूव करते हुए स्पर्म्स को बहुत सारी जो है फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा स्पर्म्स क्योंकि लिविंग सेल्स हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। अब इस सारी रिक्वायरमेंट्स को, स्पर्म्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे रास्ते में कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स दी हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं कि वो स्पर्म्स के अंदर, इस ट्यूब्स के अंदर कुछ ऐसी सिक्रीशंस ऐड करते हैं कि जो स्पर्म्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हर किसी जो है डिफिकल्टी से। सबसे पहला जो हमारे पास ग्लैंड है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्पर्म। जैसे यहाँ डायग्राम में आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ये जो येलो कलर की ट्यूब है, इसके अंदर ऐड करेगा वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो स्पर्म को जिंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट्रेट ग्लैंड। पोस्ट्रेट ग्लैंड क्या करता है, यूरिन, क्योंकि हमारे पास जो है स्पर्म्स मिल जाते हैं यूरिनरी ब्लेडर के पॉइंट पे यूरेथ्रा के साथ, और यूरेथ्रा के अंदर फिर स्पर्म और यूरिन दोनों इकट्ठे मूव करते हैं, और यूरिन जो है वो हमारे पास एसिडिक इन नेचर होता है। इस एसिडिटी की वजह से स्पर्म्स को डैमेज कॉज हो सकता है। सो उसके लिए क्या होता है कि पोस्ट्रेट ग्लैंड, जैसे ही स्पर्म्स यूरेथ्रा के साथ यूरिन में ऐड होते हैं, तो पोस्ट्रेट ग्लैंड साथ ही ऐसी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है कि जो यूरिन की एसिडिटी को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी अब यूरिन जो है वो फिर हमारे पास एसिडिक नहीं रहता और स्पर्म्स आसानी से जो है वो फिर यूरेथ्रा में से मूव करते बॉडी से बाहर चले जाते हैं। दूसरा, इस मूवमेंट के दौरान में एक जो है स्पर्म्स को, क्योंकि ट्यूब से जो है मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इन्हें फ्रिक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। सो इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो कूपर्स ग्लैंड होता है, सबसे लास्ट ग्लैंड, ये एक ल्यूब्रिकेंट प्रोड्यूस करता है। ल्यूब्रिकेंट होता है ग्रीसी मटेरियल कि जो किसी चीज की फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये लुब्रिकेंट क्या करता है कि ट्यूब्स के गिर्द जो है जो फ्रिक्शन है उसे कम कर देता है और स्पर्म्स आसानी से ट्यूब में फिर जो है वो मूव करते हैं। अगला हमारे पास है सीमन। सीमन कोई ग्लैंड नहीं है, सीमन हमारे पास एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन कि जिसमें स्पर्म्स भी प्रेजेंट है और ये तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशंस भी प्रेजेंट है, वो सॉल्यूशन हमारे पास कहलाता है सीमन।
सीमन इज द फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड है कि जिसमें स्पर्म्स भी प्रेजेंट है और साथ इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशंस भी पाई जाती हैं। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 10% स्पर्म्स होते हैं और 90% जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और वो 90% फ्लूइड क्या है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं कि जो स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने ट्यूब्स के अंदर रिलीज की थी, एसोसिएटेड डक्ट्स में रिलीज की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रैबिट। रैबिट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये सिर्फ दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक यहाँ पर होती है पेयर ऑफ ओवरीज, एक ओवरी प्रेजेंट है राइट साइड पे, दूसरी ओवरी प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पे। दिस इज द राइट ओवरी, दिस इज द लेफ्ट ओवरी। ये दोनों ओवरीज जो है ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं रैबिट के अंदर। इन्हें हम जो है वो कंसीडर करते हैं एज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इन ओवरीज का काम क्या होता है? ओवरीज के अंदर प्रोडक्शन होती है एग की फॉर्मेशन होती है, फीमेल गेमीट की फॉर्मेशन होती है। और उस एग को जो है बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचाना जरूरी होता है कि जहां पर जो है एक नए ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट हो सके। तो उसके पर्पस के लिए यहाँ पर सेवरल एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वो एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड डक्ट्स जो है बेसिकली जो प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, दीज आर ऑफ सेवरल टाइप्स। ये भी हम आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी एसोसिएटेड डक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हम डिटेल में आते हैं ऑफ द ओवरीज। ओवरीज की हम अपीयरेंस की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे डायग्राम के अंदर एक जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू है ओवरी का। ये स्फेरिकल ओवल शेप्ड होती है, जैसे यहाँ आपको शेप नजर आ रही है, ये एक रैबिट की ओवरी है, फीमेल रैबिट की। तो ओवरी हमारे पास जो है स्मॉल ओवल शेप्ड होती है। लोकेशन क्या है इनकी? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी होती है बेली, एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन के जस्ट वेंट्रल टू द किडनी। किडनी वेंट्रल मींस किडनी के आगे वाली साइड पे। किडनीज जो हमारे पास एब्डोमेन में बेली के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन किडनीज के सामने वाली साइड पर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं फीमेल रैबिट के अंदर ओवरीज। टोटल नंबर जो है वो ओवरी का वो होता है 2, यानी हमारे पास 1 पेयर ओवरीज का प्रेजेंट होता है इन द फीमेल रैबिट्स। इसका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एग। ये हमारे पास एग्स की फॉर्मेशन करती हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको जो है इस डायग्राम के अंदर ओवरी के अंदर ये काफी सारे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं सर्कल्स की फॉर्म में। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये वो स्ट्रक्चर्स हैं कि जिनके अंदर एग बन रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं। अब एग की फॉर्मेशन जो है कहाँ पर हो रही है? हमारे पास एग जो है फीमेल रैबिट की ओवरी में कभी भी उस ओवरी के अंदर नहीं बनता। एग हमेशा बनता है आउटर रीजन ऑफ द ओवरी, ओवरी के बाहर वाली साइड पे। कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाए जाते हैं जो कि एग की फॉर्मेशन करते हैं। वो स्पेसिफिक सेल्स जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी होता है, क्योंकि एक एग की फॉर्मेशन जो है वो इंतहाई सेंसिटिव काम है, क्योंकि उसने अगली जनरेशन प्रोड्यूस करनी है। अगर उसकी फॉर्मेशन में कोई डिफेक्ट आ गया तो जो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफेक्टेड हो सकता है। सो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हम फोलिकल्स या फोलिकुलर सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं? ये क्लस्टर की फॉर्म में, क्लस्टर यानी ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एग सेल्स की साइड्स पे। क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है जो एग की साइड पे, एक डेवलपिंग एग के साइड्स पर जो है प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास कहलाते हैं फोलिकल्स। इनका काम क्या होता है कि जो डेवलपिंग एग होता है उसको नरिशमेंट, उसको फूड प्रोवाइड करते हैं तब तक जब तक वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये जो एक पूरा सर्कल है ये हमारे पास फोलिकल सेल से मिलके बना है, ठीक है। यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं ये सारे हमारे पास फोलिकल सेल्स हैं। इन छोटे छोटे डॉट्स के अंदर यहाँ पर आपको एक छोटा सा पिंक कलर का स्पॉट नजर आ रहा है, दिस स्पॉट। ये स्पॉट जो है ये है हमारे पास एग सेल। सिमिलरली इस सर्कल में इतना विजिबल नहीं है, आप यहाँ पर इस सर्कल में देखो, ये सर्कल में जो है छोटे छोटे जो डॉटेड सेल्स हैं ये सारे फोलिकल सेल्स हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करें। ये जो सेंटर में पिंक स्पॉट वाला सेल है दिस इज द एग सेल, कि जो डेवलपमेंट कर रहा है।
हर एक क्लस्टर के सेंटर में एक एग सेल होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास एक रैबिट के अंदर एक टाइम पे इतने सारे एग्स प्रोड्यूस नहीं होते। ये एग्स जो है मैक्सिमम हमारे पास 3, 2 या 4 एग सरवाइव करेंगे। बाकी तमाम की जो है नेचुरली खुद ब खुद एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए डेथ करवा दी जाएगी। ठीक है। सो एट वन टाइम हमारे पास जो है सिर्फ 3 से 4 एग्स ही प्रोड्यूस करती है ओवरी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एग प्रोड्यूस हो गया। एग कहाँ बन रहा था? ओवरी की आउटर साइड पे। आउटर साइड पे एग बना। एग जो है वो यहाँ से निकल के बाहर आ गया। अब बाहर जाएगा तो वो तो नीचे गिर जाएगा कहीं पे। सो उसके लिए जरूरी है कि उसे स्पेसिफिकली कुछ ट्यूब्स हो जो उसे फटाफट कैप्चर कर ले, पकड़ ले। वो डक्ट्स कि जो ओवरी से डायरेक्टली रिसीव करती हैं एग सेल को, वो डक्ट्स हमारे पास कहलाती हैं ओविडक्ट्स, या उनको जो है फिलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ठीक है, ये दो नाम है इस डक्ट के, फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो क्या है? फ्रॉम द ओवरीज, जब ओवरीज में से एग सेल्स को रिलीज किया जाता है, जब एक एग सेल मेच्योर हो जाता है तो वो ओवरी से जो है बाहर गिर जाता है, ड्रॉप कर जाता है। तो उसको जो है कैच करना या उसे पकड़ना काम होता है फिलोपियन ट्यूब्स का। अब जैसे ही एग सेल इन फिलोपियन ट्यूब्स में जाता है तो हमारे पास जो है यहाँ पर बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है उस एग सेल की। फर्टिलाइजेशन मींस कि यहाँ पर जो है वो मेल गेमीट प्रेजेंट होगा, स्पर्म प्रेजेंट होगा, जो आगे उस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और उसको जो है वो जाइगोट के अंदर चेंज कर देगा। कहाँ पर? एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर ये प्रोसेस होगा। अब फिलोपियन ट्यूब्स ओवरीज के बिल्कुल पास प्रेजेंट होती हैं, इसलिए वो जल्दी से जो है वो एग सेल को कैप्चर कर लेती हैं। आफ्टर दैट हमारे पास फिलोपियन ट्यूब जो थी ये फर्स्ट एसोसिएटेड डक्ट थी। फिलोपियन ट्यूब के बाद ये जो बहुत सारी आपको क्वाइल्ड दो हॉर्न्स की फॉर्म में, एक इस साइड पे, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, दो आपको हॉर्न्स की फॉर्म में ट्यूब्स नजर आ रही हैं। ये ट्यूब्स हमारे पास कहलाती हैं यूट्रस। और यूट्रस वो रीजन है कि जहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद एक रैबिट के बेबी की जो है वो डेवलपमेंट होनी है, यानी जाइगोट से कंप्लीट रैबिट की जो है वो डेवलपमेंट होगी इन यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस में होता क्या है? यूट्रस जो एग फर्टिलाइज हो जाता है, यानी जिस एग के साथ जो है वो स्पर्म फ्यूज कर जाएगा, उस एग को फिलोपियन ट्यूब से फिर लेकर जाया जाता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस दो डिफरेंट सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसे हम कहते हैं होर्न। जैसे हमने यहाँ देखा, फिलोपियन ट्यूब के स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, यानी मेल गेमीट फीमेल गेमीट से फ्यूज कर रहा है, और फिर उस जाइगोट को ट्रेवल करके इस फिलोपियन ट्यूब से पूरी तरह से लेकर जाया जा रहा है इस यूट्रस के अंदर। और यूट्रस में कहीं पर भी जाके वो जो जाइगोट होगा वो जाके इस यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर जो है न्यू रैबिट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यूट्रस के जो है कॉन्टिन्यूएशन में एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पर यूट्रस के दो सेपरेट हॉर्न जो हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं और अल्टीमेटली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स जो है वो हमारे पास यूट्रस की ओपनिंग है, वो पॉइंट है यूट्रस का कि जहां से आगे विजाइना स्टार्ट होता है। और विजाइना जो है ये हमारे पास बर्थ केनाल है कि जहां पर जो है मेल रैबिट्स की जो है वो फिर बर्थ होती है। यूट्रस क्या है? यूट्रस के दोनों हॉर्न ज्वाइन करते हैं और ओपन होते हैं विजाइना के अंदर, और विजाइना को हम बर्थ केनाल भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि विजाइना का सेकंड नेम इज द बर्थ केनाल। अब सर्विक्स क्या है? सर्विक्स हमारे पास यूट्रस का ही पार्ट है। सर्विक्स क्या करता है कि यूट्रस को बर्थ केनाल से, यानी विजाइना और यूट्रस को एक दूसरे से सेपरेट करता है सर्विक्स। दिस इज द सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स वो पॉइंट है कि जो यूट्रस और विजाइना को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। जब हमारे पास जो है फर्टिलाइजेशन होती है तो उस फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है स्पर्म ऑफ द मेल। अब वो मेल का जो स्पर्म है वो इसी सर्विक्स के अंदर डिपॉजिट होता है कि जहां से वो फिर इस सर्विक्स से ट्रैवल करता हुआ इस यूट्रस से होते हुए जाता है इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर, ओविडक्ट में, और यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होती है। और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन फिर वो जाइगोट जो है ट्रेवल करता हुआ इस यूट्रस में पहुंचता है, और जैसे ही वो इस यूट्रस में जाता है यहाँ से ट्रेवल करते हुए इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि तब तक जो है वो जाइगोट जो एक पहले सिंगल सेल होता है उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, यानी एक सेल से मैनी सेल्स बन जाते हैं, और जब वो मैनी सेल्स बनते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, दैट विल बी चेंज इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, जब वो फिलोपियन ट्यूब के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाइगोट बन जाता है तो वो यहाँ से ट्रेवल करना शुरू कर देता है, यहाँ से ट्रेवल करता हुआ वो जाता है इस यूट्रस के अंदर। जब तक वो यूट्रस में पहुंचता है उसके सेल्स में माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, और माइटोसिस की वजह से एक मैस ऑफ सेल बन जाता है, एंड दैट मैस ऑफ सेल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो जो है वो फिर आके यूट्रस की वॉल के साथ बाइंड करेगा। और यूट्रस की वॉल है किसकी, एक फीमेल रैबिट की, जो कि एक्चुअली क्या है, दैट इज द मदर ऑफ दैट एम्ब्रियो। तो यानी मदर की यूट्रस की वॉल के साथ वो एम्ब्रियो आके कनेक्ट होगा, और जब तक वो एम्ब्रियो की कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो जाती, यानी वो टोटली एक पूरा जो है रैबिट नहीं बन जाता, तब तक जो है उस मेल रैबिट जो होगा पर्टिकुलर, उसको तमाम न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हर चीज जो है वो फीमेल मदर ही सप्लाई करती रहेगी। अब फर्टिलाइजेशन रैबिट्स के अंदर हो गई। रिप्रोडक्शन टाइम की अगर हम बात करें कि एक रैबिट जो है कितनी बार रिप्रोड्यूस कर सकता है एक पूरे साल के अंदर, तो रिप्रोडक्शन जो है ये रैबिट का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। रैबिट जो है पूरे साल में किसी भी टाइम पर जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन मोस्टली हमारे पास जब समर की डेज होते हैं, यानी जब गर्मियां होती हैं, तो उस टाइम पे इनका रिप्रोडक्शन रेट थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेल रैबिट जो है वो उस टाइम मोस्टली स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मीन्स कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अब स्पर्म्स हमने पढ़ा था, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म्स जो है उनको डिपॉजिट किया जाता है विजाइना के अंदर। विजाइना वाज द बर्थ कैनाल। पीछे आपके लिखा हुआ था सर्विक्स, देन है विजाइना, लेकिन मोस्टली जब आपको एमसीक्यूज में आएगा तो आप सर्विक्स को ही प्रेफर करेंगे। अब जब स्पर्म्स डिपॉजिट हो गए, स्पर्म्स ट्रैवल करेंगे, स्विम करेंगे, विजाइना से होते हुए सर्विक्स में जाएंगे, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में, यूट्रस से पहुंचेंगे फिलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में, और वहां पे जाके एग को फर्टिलाइज करेंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एग की, तो एग हमारे पास फिर क्या करेगा कि वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बन गया। जाइगोट हमने कहा क्या था, ये एक सिंगल सेल था। अब वो सिंगल सेल जो जाइगोट था, ये उस फिलोपियन ट्यूब से, उस ओविडक्ट से ट्रेवल करता हुआ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन यूट्रस में जाएगा। जब तक ये यूट्रस में पहुंचेगा इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, और एक मैस ऑफ सेल बन जाएगा। दैट मैस ऑफ सेल इज द एम्ब्रियो, ठीक है। जैसे यहाँ इस डायग्राम में जो है वो एम्ब्रियो दिखाया हुआ है, ये है हमारे पास सबसे इनिशियल एम्ब्रियो, कि जिसमें अभी कुछ स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हुए हैं, ठीक है। एम्ब्रियो जो है वो जाकर इम्प्लांट होगा यूट्रस की वॉल के अंदर, यानी यूट्रस की वॉल के साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा, कनेक्शन बना लेगा। जो कनेक्शन एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल के साथ बनाता है, यानी मदर की बॉडी के साथ बनाता है, यूट्रस की वॉल मदर की बॉडी का पार्ट है, वहां पर जाके जो ये एम्ब्रियो वहां पे कनेक्शन बनाएगा, उस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स का एक कनेक्शन होता है कि जो एम्ब्रियो को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है, और ये कनेक्शन जो है ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हर चीज इस एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा जब तक एम्ब्रियो टोटली डेवलप नहीं हो जाता, ठीक है। एक एम्ब्रियो को, रैबिट के एम्ब्रियो को डेवलप होने में कम से कम 30 to 32 डेज लगते हैं, और आफ्टर यानी 1 मंथ के बाद एक कंप्लीट रैबिट की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देखो कि सबसे पहले हमारे पास जो था फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट जब ट्रेवल करता हुआ यूट्रस में पहुंचा वो एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो के बाद ये हमारे पास जो है, एम्ब्रियो ने जब ग्रो करना शुरू किया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना। वो स्ट्रक्चर के ना कोई बाजू है ना कोई आंखें हैं, कुछ भी नहीं है। फिर उसमें थोड़ी चेंजिंग आई, उसके थोड़े थोड़े बाजू बनना शुरू हुए, टांगे थोड़ी अपीयर होना शुरू हुई, आंख बनी, आंख थोड़ी सी अपीयर हुई, थोड़ी सी प्रोमिनेंट हुई, उसका फेस बनना स्टार्ट हुआ। फिर जो है चीजें मजीद प्रोमिनेंट हुई,
और प्रोमिनेंट हुई, उसका हेड वाजिया हुआ, हेड के बाद उसकी टेल बनी, फुट्स बने, इसके आगे मजीद डेवलपमेंट होती है और फिर हमारे पास एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग की बुक में एज इट इज लिखे हुए हैं, जो मैंने इन स्लाइड्स में लिखे हुए हैं। अब चाहे तो आप इनको याद कर लें, चाहे आप अपनी बुक के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं उनको याद कर लें। इसमें जिस तरह से मैंने हर स्लाइड पे हेडिंग दी हुई है, इस तरह से आप अपनी बुक के अंदर भी हेडिंग बना सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स की। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। दूसरा जो हमने फर्स्ट में टॉपिक पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, ये भी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें शॉर्ट भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।